बच्चों, आप सभी का स्वागत है विनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग कवर किया था, जो 11th की अकाउंट्स का चैप्टर 1 जो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग है उससे रिलेटेड था। और उससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो है अकाउंटिंग क्या होता है और नीड ऑफ अकाउंटिंग जो है पढ़ा था। तो ये दो पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। तो चैप्टर 1 के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो आज हम कवर करेंगे वीडियो में 3rd में। इसके बाद में जो है हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 1। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया था कि अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जो हमारी बिजनेस एंटिटी है उसके जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं, उनको समराइज्ड करते हैं और उनसे जो है इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, उनका हम लोग रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अकाउंटिंग क्यों की जाती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है वो है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, कि हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या हुआ कि हमने कोई इवेंट हुई, कोई पैसे का लेन देन हुआ, तो उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना जो है हमारा ऑब्जेक्टिव है। अगर हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे तो ना ही तो हम उनको क्लासिफाई कर पाएंगे, ना समराइज कर पाएंगे और ना ही उनसे जो है रिजल्ट्स निकाल पाएंगे कि हमारा प्रॉफिट है या लॉस है। So, the very first objective of accounting is to maintain the record of the business transaction. ठीक है, अब हम इसके क्या बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि हमने कोई ट्रांजेक्शन किया और अगर हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं तो वो याद रहेगा। किसी को उधार माल बेचा है, किसी से उधार माल लिया है, तो उससे बाद में जो है पैसे लेने हैं कि देने हैं ये भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ट्रांजैक्शंस किस तरीके से रिकॉर्ड किए जाएंगे, वाउचर्स बनाई जाएंगे, बुक्स बनाई जाएंगी, और ये सब जो है हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्रांजैक्शंस किस तरह से रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो हमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। द नेक्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग इज to determine or to calculate the profit or loss। देखिए, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपने उस बिजनेस में परचेज करी, आपने सेल करी, आपने एक्सपेंसेस किए बहुत सारे, और ईयर एंड पे आपको यही पता नहीं है कि आपने उस बिजनेस से कमाया या खोया, वेदर यू अर्न्ड और लॉस्ट। तो वो पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग में क्या होगा, हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे और फिर उनको क्लासिफाई करेंगे कि ये मेरे एक्सपेंसेस है, ये मेरी इनकम है। और अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है तो प्रॉफिट है, और अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और इनकम कम है तो आपका लॉस है। इससे क्या हेल्प होगी, अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आप और मोटिवेट होंगे कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो हम राइट डायरेक्शन में कर रहे हैं, हमारी प्लानिंग सही जा रही है, हमें इसको आगे बढ़ाना है। और अगर आपका लॉस हो रहा है तो फिर आप ये डिसाइड करेंगे कि या तो हम बिजनेस को बंद कर दें, या हमारा लॉस क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, हम उसको ठीक करेंगे। सो द सेकेंड ऑब्जेक्टिव, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड इट इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। द थर्ड मेन ऑब्जेक्टिव इज डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए, यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए तो हम लोग बनाते हैं P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसी तरीके से आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है वो किससे पता लगती है, वो पता लगती है हमें बैलेंस शीट से। जैसे हम ह्यूमंस की हेल्थ कैसे पता लगती है, हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं,
उसमें देखते हैं कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो कितना है, प्लेटलेट्स कितना है, व्हाइट ब्लड सेल्स कितनी है, रेड ब्लड सेल्स कितनी है। इन सेम मैनर हमारा जो बिजनेस है, जो एंटिटी है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन गुड है, बेस्ट है, वर्स्ट है, कैसी है, वो किससे पता लगेगा? वो पता लगेगा बैलेंस शीट से। और बैलेंस शीट किस में बनाते हैं हम लोग? अकाउंटिंग में। बैलेंस शीट में क्या क्या होता है? बैलेंस शीट में ये होता है कि हमारे बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं, बिल्डिंग, कार, फर्नीचर, मशीनरी, ये होगी लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म, कितने डेटर्स हैं जिनके आप पैसे मांगते हो, कैश बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस कितना है। तो ये हो गई हमारी एसेट, एक तरह से प्रॉपर्टी, वेल्थ, हमारे पास क्या है। और इसके अगेंस्ट हमारी लायबिलिटीज कितनी है। हमने क्या बिल्डिंग के लिए लोन लिया हुआ है, तो वो हमारी लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है। फर्नीचर, मशीनरी या किसी भी चीज के लिए अगर आपने लोन लिया हुआ हो, आपने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया हुआ, तो आपके क्रेडिटर्स होंगे। तो आज की डेट में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आपके बिजनेस की कैसी है, वो हम किससे पता करते हैं? अकाउंटिंग से। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज to provide the information, to provide the data to its users so that the users can take decision. The users can take decisions in right way. देखिए, यूजर्स कौन होते हैं? हु आर द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? यूजर्स दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स, एक्सटर्नल, इंटरनल। बाहर के लोग कौन? जिसने हमें लोन दिया या पैसे लगाए हमारे बिजनेस में, इन्वेस्टर। जिसने हमें उधार माल बेचा, सप्लायर। गवर्नमेंट जो कि हमारे से टैक्स लेगी। ये सब कौन है? बाहर के लोग हैं, बट उनको हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट है, क्योंकि उन्होंने या तो उधार दिया हुआ है या उनको हमारे बिजनेस से कुछ लेना है। तो वो ये पता करना चाहेंगे कि हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो सही है या नहीं है। इंटरनल यूजर्स कौन? मैनेजर्स, ओनर्स। ये क्यों पता करना चाहेंगे अकाउंट्स के बारे में? ताकि वो डिसीजन ले सके कि हमें नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, जो करंट प्रोजेक्ट है उसको हमें बंद करना है कि नहीं करना है, क्या हमें कोई नया प्रोडक्ट सेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। On what basis they will decide? They will decide on the basis of accounting information. So, internal and external, both users will require the accounting information. So, we are summarizing here. There are four main objectives of the accounting. The first one, maintenance of records. Second, calculation of profit. Third, financial position. And fourth one, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमने जो अकाउंट्स बनाए उनमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी लिख के दे दिया और उसके बेसिस पे मैनेजर ने डिसीजन लिया और वो सही होगा। अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपके अकाउंट्स ही गलत हैं, अगर वो सही नहीं है, तो उनके बेसिस पे जो डिसीजन लेंगे ना वो भी गलत ही होगा। सो हम यहां पर क्या देखेंगे कि व्हाट आर द मिनिमम और व्हाट आर द क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट एनहांस इट्स यूजफुलनेस एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। देखिए, अगर आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्वालिटी है तो वो यूजफुल होंगे, अगर क्वालिटी नहीं है तो यूजफुल नहीं होंगे। वो समझने लायक होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। तो देखिए क्या क्या हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट है रिलायबिलिटी, कि हमने जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाई, हमने जो अकाउंटिंग डेटा बनाया, उस पे हमारे मालिक, इंटरनल या एक्सटर्नल लोगों को भरोसा होना चाहिए। और वो भरोसा कब होगा? जब हम हमारे अकाउंट्स बिल्कुल फेयर बनाएंगे,
बिना किसी मैनिपुलेशन के, ठीक है, बिना किसी बाइसनेस के, तो ही वो रिलायबल होंगे। और हम जो कुछ भी रिकॉर्ड करेंगे उसके लिए हमारे पास में कोई बिल्स होने चाहिए, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर आपने माल खरीदा है तो उसका बिल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने 20,000 रुपए का माल खरीदेगा, बिल कहाँ है, बोले बिल तो हमने लिया ही नहीं है। तो क्या पता आपने 20 का खरीदा कि 15,000 का खरीदा है। सो रिलायबिलिटी, तो रिलायबिलिटी कैसे आएगी, जब आपके अकाउंट्स जो है वो फेथफुल होंगे, न्यूट्रल होंगे, मतलब बाइस्ड नहीं होंगे, ठीक है, मैनिपुलेशन नहीं होगा जिनमें, और वेरीफिएबल होंगे, जिनको वेरीफाई किया जा सके, किससे, बिल्स से, इनवॉइस से, तो ही वो क्रेडिबल होंगे। बात समझ में आई। इसका मैं आपको एग्जांपल देखता हूं। एक बहुत टाइम पहले जो है सत्यम स्कैम हुआ था। एक कंपनी थी सत्यम करके, उसके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और उसके जो ऑनर्स थे, उन्होंने मिलकर क्या किया था कि उस कंपनी के जो बैलेंस शीट वगैरह बनाई थी, उसमें जितनी उस कंपनी के पास में असेट्स थी, मान लीजिए 100 रुपए की, तो उन्होंने उसको जो है उसकी वैल्यू बढ़ाकर दिखा रखी थी 250, 300। तो इससे क्या हुआ कि जो शेयर होल्डर्स उनको लगा कि कंपनी में दम है, और शेयर होल्डर्स ने उसमें पैसे लगाए। बाद में पता लगा कि कंपनी में तो ये सब जो है वो फॉल्स डिटेल्स थी। तो वहां पर क्या ऐसे में हम कंपनी के अकाउंट्स पर रिलाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे जो अकाउंट्स हैं उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, रिलायबिलिटी। नेक्स्ट वन इज रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब ये हुआ कि हमने जो पूछा ना हमारे अकाउंटेंट से, बीइंग ए ऑनर, कि हमारे को ये डिटेल बना के दो, हमें डिसीजन लेना है, तो उसको वही डिटेल बना के देनी है। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी बना के दे दे, ठीक है। हमने पूछा प्रोजेक्ट ए के बारे में आप डिटेल बना के दो, कितना खर्चा, कितना इनकम हुआ, वो पूरी कंपनी की डिटेल दे रहा है। या प्रोजेक्ट ए की दे रहा है लेकिन उसको खुद को ही नहीं पता, उसने वहां पे प्रोजेक्ट बी के खर्चे भी ऐड किए हुए। तो जो डेटा है वो रेलेवेंट होना चाहिए। और दूसरा, टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए। हमें डिसीजन लेना है विद इन ए वीक कि हमें ये करना है कि नहीं करना है। हमने हमारे अकाउंटेंट को कहा कि ये आप इंफॉर्मेशन बना के दीजिए, वो 1 महीने बाद दे रहे हैं, उसका कोई यूज नहीं है, नो यूज। सो इफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन ए टाइम, then it will be relevant, ठीक है। The next qualitative characteristics that is required is understandability। देखिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपने जो अकाउंट्स बनाए वो आप जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग बनाइए, ताकि आपने जो सोच समझ के बनाया है वो ही दूसरा समझे। देखिए, जैसे क्या होता है, एक होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है कि मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा हूं वो ही आप समझें। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ए, बट आप, मेरा प्रेजेंटेशन ही ऐसा है कि आप उसको समझ रहे हैं बी। तो इसी तरीके से हमारी जो अकाउंटेंट है उसको अकाउंट्स इस तरीके से बनाने चाहिए कि जिस इंटेंशन के साथ या जो सोचते हुए उसने बनाया, जिस पर्पज के साथ उसने बनाया है, यूजर्स भी उसको उसी वे में समझें। तो उसको हम कहेंगे अंडरस्टैंडेबिलिटी। और वो कब होगा? वो तभी होगा जब आप अपने अकाउंट्स बनाएंगे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग। और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या होते हैं ये हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। द फोर्थ क्वालिटी इज कंपेरेबिलिटी। देखिए, हमने क्या किया, हमने एक अकाउंट्स बनाए किसी कंपनी के, और हम जो पेट्रोल का जो खर्चा कर रहे हैं हमारे व्हीकल्स पे, उसको पिछले साल तो हमने दिखाया रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल में, और जो हम हमारे स्टाफ को आने जाने के पैसे देते हैं उसको हमने दिखाया मान लीजिए ट्रैवलिंग में। नेक्स्ट ईयर हम क्या कर रहे हैं कि हमने जो कार वगैरह में जो पेट्रोल डलाया वो भी हमने ट्रैवलिंग में दिखा दिया है, और जो स्टाफ को जो पेमेंट दिया है वो भी ट्रैवलिंग में दिखा दिया है, और रिपेयर मेंटेनेंस में क्या दिखाया, केवल गाड़ी की सर्विस का खर्चा। तो अगर आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करेंगे ना,
कभी कहीं पे किसी हेड में खर्चा बुक कर रहे हैं, कभी किसी में, तो वो डेटा कंपेरेबल नहीं होगा। ठीक है, तो डेटा को कंपेरेबल बनाने के लिए क्या जरूरी है? रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो है अकाउंट्स बनाइए। अब कंपैरिजन जो है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। हमारी कंपनी ए है, हो सकता है कि हमने हमारा 2016, 2017 और 2018 का डेटा कंपेयर किया, एक ही कंपनी का अलग अलग साल का। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इंट्रा कंपनी कंपैरिजन, कि कंपनी का ही कंपैरिजन है। एक हम कंपैरिजन कर रहे हैं ए कंपनी का बी कंपनी से, तो इस केस में क्या होगा कि कंपनी ए जो अकाउंट्स बना रही है वो उसी मैनर में बनाए, उसी तरीके से बनाए जिस मैनर में हमने बनाया है, तभी तो कंपेयर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। हमारे जो अकाउंट्स है वो रुपीज में है, उसके अकाउंट जो है वो यूरो में है या डॉलर में है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे जो अकाउंट्स हैं वो हम बनाते हैं कैलेंडर ईयर के बेसिस पे। कैलेंडर ईयर समझते हैं, जनवरी से दिसंबर, और उसने बनाया अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से मार्च, हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो कंपेयर करने के लिए क्या जरूरी है? फॉर्मेट सेम हो, पीरियड सेम हो जिसके लिए हम अकाउंट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारे जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? फर्स्ट वन, डेटा जो है वो रिलायबल होना चाहिए जिसपे हम भरोसा कर सकें। नेक्स्ट, रेलेवेंस होना चाहिए कि टाइम पे मिले और जो मांगा वही मिले। अंडरस्टैंडेबिलिटी, जिस वे में अकाउंटेंट समझाना चाह रहा है उसको इस तरीके से समझाए कि यूजर भी उसी वे में समझे। एंड कंपेरेबिलिटी, कि वो जो अकाउंट्स है वो हम हमारी कंपनी के डिफरेंट ईयर किसी दूसरी कंपनी से भी कंपेयर कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग का मतलब हो गया बेसिकली एक तरह से अकाउंट्स कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले अकाउंटिंग क्या होती है, हम लोग जो डेफिनेशन समझते हैं ना, वो हम लोग एक्चुअली फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझते हैं। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या हो गई? ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना, मतलब ये बिजनेस का ट्रांजेक्शन है, अगर वो बिजनेस का ट्रांजेक्शन है तो वो कितने रुपए का है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू आइडेंटिफाई करना, फिर उसको रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, कि मतलब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और सबसे मेन कम्युनिकेशन, कि उसको यूजर्स को बताना कि ये प्रॉफिट ये लॉस हुआ। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज अकाउंटिंग। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों? क्योंकि हम फाइनेंस मतलब मॉनिटरी करते हैं। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मीन्स आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस and measuring that transaction in monetary value, then recording, then classifying, summarizing and interpretation of the results, and the most important, communicating the result to the users. This is called financial accounting. अब बात आती है कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। कॉस्ट का मतलब समझते हैं आप लोग, इसका हिंदी मतलब होता है लागत, और कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आप अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसको मैन्युफैक्चर करने में कितने रुपए लगे, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट। मान लीजिए कि हमारा जो बिजनेस है वो है नोटबुक्स बनाने का। अब नोटबुक्स बनाने के लिए आप क्या करेंगे? पेपर्स परचेज करेंगे, बड़े पेपर्स आते हैं बंडल्स में, फिर उनको आप प्रॉपरली अरेंज करेंगे, उनकी कटिंग करेंगे, अगर उनमें लाइनिंग नहीं बनी हुई तो पहले उनको प्रिंट करेंगे, लाइनिंग बनाएंगे, ठीक है, फिर उनको बाइंड करेंगे। तो इन सब में क्या खर्चा लगेगा? लेबर का खर्चा लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लगेगा, रेंट का खर्चा लगेगा, मशीनरी का डेप्रिसिएशन लगेगा, बहुत सारे खर्चे लगेंगे। तो वो खर्चे, वो एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना, उसको हम बोलेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में इतना सा डिफरेंस है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है वो जो ट्रेडिंग कंसर्न होती है ना, जो सिर्फ माल खरीदते बेचते हैं, या जो सर्विस सेक्टर होते हैं जो कि सेवाएं देते हैं, उनके लिए होती है। और कॉस्ट अकाउंटिंग किनके लिए होती है? जनरली जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं ना, उनके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग भी होती है, फाइनेंशियल भी होती है, दोनों करते हैं वहां पे, कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा लगा, ये तो हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में, और उसके बाद में उस प्रोडक्ट को बेचा, उसके बेचने पे क्या खर्चा किया, वो सब होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में।
ठीक है। सो कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया मैन्युफैक्चरिंग लोगों के लिए। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए ये दोनों तो क्या है, एक प्रोसेस है, मतलब जहां पे कुछ ना कुछ काम होता है, किस टाइप का, रिकॉर्डिंग का, कि ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, सब चीजें। यहाँ पे फाइनेंशियल का, यहाँ पे कॉस्टिंग का। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है ना, वो ऐसी कोई अकाउंटिंग नहीं है कि जहां पे हमें एंट्री करनी पड़ रही है, अकाउंटिंग एंट्री करनी पड़ रही है, डेबिट क्रेडिट करना पड़ रहा है, नहीं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक दूसरा नाम और होता है जिसको हम बोलते हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग का मतलब ये अकाउंटिंग हम किन के लिए करते हैं, मैनेजर्स के लिए। और मैनेजर्स के लिए अकाउंटिंग करने का मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग ये करते हैं कि हमने जो फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग जो की, उनमें जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है उनको हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, उनके बेसिस पे उनको हम एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करते हैं रिपोर्ट्स के रूप में, और फिर वो हम मैनेजर्स को देते हैं ताकि मैनेजर्स डिसीजन ले सकें, उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल सके। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा जो अकाउंटेंट है उसने क्या किया, 2015-16 से लेकर आज तक ये डिटेल बनाई कि हमारा जो स्टेशनरी आइटम है उसकी सेल गांवों में अच्छी हो रही है, सिटी में कम हो रही है। तो अब मैनेजर्स, ये चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, ये अलग से बनाया हमने। कैसे, 2015 का अकाउंट्स निकाला, उससे डिटेल बनाई, 16 का निकाला, उससे डिटेल बनाई, 17 का, इस तरह से। अब मैनेजर क्या डिसीजन लेगा कि शहरों में क्यों नहीं बिक रहा है, क्या हमारी मार्केटिंग अच्छी नहीं हो रही है, क्या हमारे रियली में जो गुड्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्या हमारी रेट्स ज्यादा हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, यहां पे डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल है। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग use the data of financial and cost accounting and prepare reports to assist or to help the managers in decision making। क्लियर है। फाइनेंशियल जो हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं, कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या हो गया, हम रिपोर्ट्स को सिग्निफिकेंट या एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करते हैं ताकि हमारे मैनेजर्स डिसीजन ले सकें। इस चैप्टर में जो कुछ छोटे मोटे टॉपिक है, मिसलेनियस टॉपिक है, वो और हैं एक दो, वो भी हम कवर कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट है अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि अकाउंटिंग हमारे इंफॉर्मेशन का सोर्स है, बिल्कुल है। वाई, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। और रिकॉर्ड भी कैसे मेंटेन करते हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड्स भी रखते हैं हम लोग, पिछले 5 to 10 ईयर्स का। सो इफ एनी यूजर wants to check the accounting information for previous year and he can easily access that information, कि अगर किसी को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो चाहिए तो इजीली एक्सेस कर सकता है। क्यों, क्योंकि हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। सो अकाउंटिंग इज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां से हम प्रीवियस ईयर की, करंट ईयर की और डिफरेंट टाइप्स की जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट, अकाउंटेंट। हु इज अकाउंटेंट? The person who is responsible to maintain accounts, the person who prepares accounts, accountant, ठीक है। अब यहां पर सबसे मेन चीज है, अकाउंटेंट जो है उसका रोल इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेंट जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए किस चीज की, अकाउंट्स कैसे मेंटेन किया जाता है, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कौन से प्रिंसिपल्स या जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स हमें ध्यान देने हैं, कैसे एंट्री की जाती है, कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करना है। सो अकाउंटेंट इज द पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द अकाउंट्स in meaningful order so that accounting information can be accessed at any time and is available to all users। लास्ट है हमारा इस चैप्टर में रोल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से क्या हेल्प मिलती है,
अकाउंटिंग का रोल क्या है? देखिए हमने जो ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं ना, हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, क्या पर्पस होता है, वही तो रोल है, वही तो हमारे अकाउंट्स हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला क्या हो गया, एज ए लैंग्वेज, कि अकाउंट्स जो है वो हमारी एंटिटी की इंफॉर्मेशन हमें कम्युनिकेट करता है, यूजर्स को बताता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, प्रॉफिट है कि लॉस है। इसके अलावा अकाउंटिंग में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, मैंने आपको बताया भी 5 ईयर्स 10 ईयर्स उससे पहले का आप डेटा देख सकते हैं। रिलायंस ने 2004 में कितनी सेल करी, यू कैन सी, आप चेक कर सकते हैं बीवी। नेक्स्ट है एज करंट इकोनॉमिक रियलिटी। देखिए इसमें क्या है, डिटरमाइन द ट्रू इनकम ऑफ एन एंटिटी। हमारा जो अकाउंट्स है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, उसमें हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं कि हमें गुड्स किस तरह से वैल्यू करना है, हमारी एसेट्स को किस तरह से वैल्यू करना है। तो उन वैल्यूएशन की वजह से हमारे जो बिजनेस है, हमारी जो एंटिटी है, उसकी आज की डेट में क्या नेट वर्थ है, हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, वो हमें पता लगती है। इकोनॉमिक रियलिटी पता लगती है अकाउंट से। अगर हम अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेंगे ना, तो हमें पता नहीं लगेगा कि हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन है, अच्छा है कि बुरा है कि नहीं है, क्या है। ठीक है, अकाउंटिंग एज ए इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट हेल्प्स द एक्सटर्नल यूजर एज वेल एज इंटरनल यूजर्स। और जो अकाउंटिंग है वो हमारी सोसाइटी के लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है, सोसाइटी के लिए कैसे हेल्पफुल है, जैसे आजकल नहीं, एक्चुअली बहुत पुराना वर्ड है, मे भी आप लोगों ने कभी सुना हो, CSR। CSR का मतलब समझते हैं? CSR होता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, इन पे गवर्नमेंट ने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है कि आप जो है वो लेबर लेते हैं सोसाइटी से, गुड्स लेते हैं सोसाइटी से, आप सारी रोड यूज करते हैं सोसाइटी की, कोई भी बिजनेस, तो आप सारी चीजें सोसाइटी से ले रहे हैं, तो इसके बदले आपको सोसाइटी का बेनिफिट भी करना है। और उसके लिए इन कंपनीज को इनके प्रॉफिट का जो 2% होता है ना, वो सोसाइटी के लिए खर्च करना होता है। एजुकेशन पे खर्च कर दें, रोड बनवा दें, पार्क वार्क डेवलप करवा दें, गेम्स के लिए करवा दें। तो आपने देखा होगा, अगर आप किसी बड़ी जो MNC है उनके आसपास में अगर रह रहे होंगे, तो वो लोग अपने आसपास की रोड वगैरह पे जो है वो मतलब गार्डनिंग वगैरह करते हैं, उनको क्लीन रखते हैं, रोड मेंटेन रखते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, सब चीजें मैनेज करते हैं। या जैसे जो रिलायंस है वो अपना एक NGO चलाता है, वो गेम्स वगैरह को भी स्पॉन्सर करते हैं, अगर कोई स्पोर्ट्समैन है तो उनको भी जो है वो हेल्प करते हैं। तो हमारे जो अकाउंटिंग है उससे हमारी सोसाइटी को ये पता लगता है कि इस कंपनी का प्रॉफिट कितना है, इसकी क्या पोजीशन है, और ये हमारी सोसाइटी के लिए क्या करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे अकाउंटिंग के जो है वो इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। तो अब हमारा जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने अकाउंटिंग का मीनिंग देखा था, कुछ बेसिक टर्म्स देखी थी, और अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव एंड अकाउंटेंट क्या होता है ये सब देखा था। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर आप ये समझ जाते हैं तो अकाउंटिंग आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी।